हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8th का चैप्टर ले रहे हैं साउंड। देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, पहले सीटेट का पेपर आपका जो 31 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसको हम पहले कवर कर लेते हैं। ये वीडियो आपको दोनों लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश के अंदर मैं दोनों में बताऊँगी। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी जो कंटेंट है एनसीईआरटी का वो मैंने लिया है, तो आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों ही, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, एक बार खुद से पढ़ना ज़रूरी है। केवल आपने वीडियो देख लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट ज़रूरी है कि आप खुद से भी एक बार पढ़ें उस चीज़ को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, है ना। आपने देखा होगा कि हमें अगर साउंड ना हो तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे बहुत सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है, ये साउंड इनसे प्रोड्यूस होती है ना। लेकिन सबसे साउंड प्रोड्यूस होने का जो तरीका है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जब हम बांसुरी यानी फ्लूट की बात करते हैं तो उसमें, आपने अगर बांसुरी देखी होगी तो उसमें छेद देखे होंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं। जब एयर उनसे टकराती है, पास करती है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम हारमोनियम की बात करें तो हारमोनियम में साउंड प्रोड्यूस होने का तरीका अलग है। स्ट्रिंग्स हैं, वीणा है, वीणा में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? स्ट्रिंग। गिटार के अंदर आपने देखा होगा कि अलग से आपको प्लग दिया जाता है, प्लग करके उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तबला है, तबला के अंदर ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जब आप हिट करते हैं तब जाके साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सब में अलग अलग तरीका है, अभी हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़, आप एक कॉपी ले लीजिए और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके साथ एक शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि चैप्टर नंबर 13 क्लास 8 साउंड। और शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपके खुद भी प्रिपेयर होंगे। बाकी प्रतीक भैया ने आपके लिए नोट्स तैयार करा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। अगर पहला चीज़ ये पूछी जाए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि वाइब्रेशन से। वन वर्ड, वाइब्रेशन। जब कोई बॉडी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, कंपन होता है किसी बॉडी में, तो ध्वनि निकलती है, यानी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे? वाइब्रेशन यानी कि कंपन से। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये हमने यहाँ पे देख लिया, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हिंदी वाले बच्चों को एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखिए, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। हिंदी में आपकी जो जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो मैं साथ में बताती रहूँगी। कंपन यानी वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखते हैं, पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट ये देखिए, एक एक्टिविटी करिए, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले दोनों एक में समझ लें। अगर हमने थाली ली है, थाली के अंदर थोड़ा सा पानी है, और अगर आपने चम्मच थाली के ऊपर मारी तो उससे आप देखेंगे कि पानी में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि गोल 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 वेव्स आपको दिखेंगी, ठीक है, तरंगे। तो इससे पता चलता है कि जब भी कभी हम किसी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो फिर क्या होगा, उसमें कंपन यानी उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे वाइब्रेशन दिख भी रही है, लेकिन कई बार वाइब्रेशन इतनी छोटी भी होती है कि हमें वो दिखती नहीं है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अधिकांश स्थितियों में कई बार साउंड का जो आयाम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, वो इतना छोटा होता है कि हम इसीलिए उनको देख नहीं पाते। अब जैसे आपने यहाँ पे इसको हिट किया तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड फिर भी इतना है कि आप वाइब्रेशंस को देख पाएंगे, गोल 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 तरंगे बनेंगी। लेकिन जब बहुत ही छोटा एम्पलीट्यूड होगा तो आपको वो विजिबल नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे, कुछ वाद्य यंत्र हैं, उनमें साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में पूछ लेते हैं। जैसे वीणा, वीणा में क्या होता है, डोरी, तार से। वीणा में कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होते हैं? जब हम तार को खींचते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तबला, तबला में झिल्ली जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बांसुरी की अगर बात करें तो बांसुरी में क्या होता है, एयर कॉलम्स होते हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ इंग्लिश में एक बार देखते हैं। देखिए, वीणा में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो तार होता है खींचा हुआ, तबला में मेम्ब्रेन होती है, फ्लूट में मैंने शुरू में बताया वीडियो के, एयर कॉलम जो छेद होते हैं बांसुरी में, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं, वाइब्रेशंस क्या हैं। वाइब्रेशन आपने एक तरीके से देख ली, लेकिन कुछ टर्म्स हैं वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड, उनको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम वेव की बात करते हैं, वेव, इस तरीके से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपने ये देखा, एक ऊपर वाला और एक ये पूरा नीचे वाला, इसको मिला के हम बोलते हैं ये
देखिए टोटल पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे गई, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स ऐसे पास हुई, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक टर्म होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन किसे बोलते हैं? देखिए मैं अगर एक पेंडुलम लेती हूँ, पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ी के नीचे जो घंटा सा होता है वो, इसका जो ये हार्ड पार्ट होता है इसे बॉब बोलते हैं, BOB बॉब। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वाला पेंडुलम अभी A पोजीशन पर है, अगर मैंने इसे इधर से ऐसे धक्का दिया तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर आएगा। अब ये पेंडुलम आ गया इधर B पोजीशन पे। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब हमने इसे यहाँ से फोर्स दी तो ये B पे आया, B से A पे रुकेगा नहीं, वापस आएगा और ऐसे जाएगा, यानी कि मान लीजिए आ गया C पोजीशन पे। ठीक है, फिर ये A पे आएगा, तो ये इसकी कंप्लीट वन ऑसिलेशन हुई। वन ऑसिलेशन का मतलब A से जब B पे गया, B से C पे आया और फिर A पे, तो ये एक ऑसिलेशन कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि दोलन किसे बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हुई, ये कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुई, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक सेकंड के अंदर 10 ऑसिलेशंस हुई हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखें, हर्ट्ज ये इसका मानक है, जो मापने का वो तरीका है, मापने की यूनिट है, वो क्या है इसकी? हर्ट्ज। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इसी से सीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व भी करा देती हूँ साथ साथ। मान लीजिए कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 सेकंड के अंदर 30 ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये पूछा गया। तो मैंने क्या बताया कि एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन हुई वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 3 सेकंड में 30 हुई, तो एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होंगी? 30/3, 30/3, यानी कि कितना आ गया? 10। तो 10 हर्ट्ज क्या हो जाएंगी? ऑसिलेशन। यानी कि एक सेकंड के अंदर ऐसे कितनी वेव्स पास हुई? 10 ऑसिलेशंस हुई कंप्लीट। सिंपल लैंग्वेज में, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ज़्यादा साइंस के डीप कॉन्सेप्ट में मत जाइए। जितना आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें कि वाइब्रेशन क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, द टू एंड फ्रो, आगे और पीछे का जो मोशन होता है। पहले ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है फिर पीछे, जैसे हमने पेंडुलम के केस में देखा, जब मैंने फोर्स लगाई, पेंडुलम को धक्का दिया तो पहले आगे गया फिर पीछे आया, तो आगे पीछे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपने देखा होगा मंजीरा, जो कीर्तन वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं मंजीरा। यहाँ पे इमेज भी है, देखिए ये वाला, ये होता है मंजीरा। इनको क्या करना पड़ता है? आपस में जब हम इनको हिट करते हैं, आपस में वो करेंगे तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, है ना। तो इसमें कुछ नाम दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट के, जैसे मंजीरा है, घट्टम है, नूट, मडपोर्स एंड करताल। ये क्या है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जो बीटन, जिनको मतलब एक तरीके से बजाया जाता है, तब जाके ये इनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो चलिए एक बार हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। देखिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ देख लें, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मंजीरा है, घटम, नूट तथा करताल। ये कैसे वाद्य यंत्र हैं? जो पीटा जाता है, जिन पे बीट, है ना, पीटा जाता है या आघात किया जाता है तब वो बजते हैं। तो ये हमने वाद्य यंत्र देख लिया कैसे साउंड प्रोड्यूस है। अब इसमें सीटेट में से क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें देंगे कि वीणा का वीणा में जो ध्वनि निकलती है, उत्पन्न होती है, वो कैसे होती है, कौन सा? तार के थ्रू, झिल्ली, वायुस्तंभ, ऐसे ऑप्शन देंगे तो आपको तार। ठीक है, इस पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं यानी खींचते हैं, तो केवल तार में ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती। ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तबले पे ऊपर तबले को बजा रही हूँ, तो तबले में केवल मेम्ब्रेन में ही वाइब्रेशन नहीं हुई, जब मैंने तबले को बजाया तो उसमें पूरी बॉडी ही वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है, तो वाइब्रेशंस केवल उस ऑब्जेक्ट के जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे नहीं, बल्कि पूरे ऑब्जेक्ट में ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। सिंपल ये चीज़ है। तो देखिए वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। तो ये पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स में, सीटेट में दे दिया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि केवल ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा ही वाइब्रेट करता है या पूरा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा संपूर्ण यंत्र ही कंपन करता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसे देखेंगे। देखिए इसमें जो समझने वाली बात है बस वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। वॉइस बॉक्स दो होते हैं, इस तरीके से अटैच हैं। और देखिए इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। और वॉइस बॉक्स कहाँ पर होते हैं, जो हमारी श्वास वाली नली है। मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल में विंड पाइप और फूड पाइप समझाया है, तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो विंड पाइप के ऊपर वॉइस बॉक्स अटैच होते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. हवा के जाने के लिए भी जगह रहती है, इसीलिए एक क्या रहती है, स्लिट रहती है वहाँ पे, ताकि हवा भी इजीली पास हो सके। तो अगर हम पूछें ह्यूमन बॉडी में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वॉइस बॉक्स में। और वॉइस बॉक्स में क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट होते हैं, तब जाके साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हमने देख लिया। अब एक बात आती है कि अगर हम देखें मेल पर्सन, एक मेल पर्सन और फीमेल पर्सन या बच्चे की आवाज़ में डिफरेंस होता है ना। एक आदमी है या एक औरत है, एक बच्चे की आवाज़, उन तीनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो तीनों में अलग है। मैन के अंदर वोकल कॉर्ड 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। मिलीमीटर यूनिट देख लीजिएगा कि सीटेट में सेंटीमीटर दे दिया या कुछ, तो आपको मिलीमीटर वाला करेक्ट करना है। 20 mm लॉन्ग होते हैं मैन के अंदर। विमेन में क्या होते हैं, 5 मिलीमीटर शॉर्टर, यानी कि 15 mm के होते हैं। अगर विमेन में हम बात करें कि वोकल कॉर्ड्स कितने बड़े होते हैं, तो 15 mm के होते हैं। और चिल्ड्रन के अंदर और भी छोटे होते हैं। इसी कारण से जो पुरुष है या महिला है या बच्चा है, उन तीनों की साउंड क्या है, अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साउंड को क्या मीडियम चाहिए। देखिए लाइट जो है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता। लाइट ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, लेकिन साउंड को मीडियम चाहिए होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कर दें कि हमने एयर भी ख़त्म कर दिया है, एयर भी कम्प्लीटली रिमूव कर दी है, तो साउंड सुनाई नहीं देगी। या तो एयर को सॉलिड मीडियम होना चाहिए तो भी आवाज़ सुनाई देगी। अगर लिक्विड मीडियम है तो पानी के अंदर से भी साउंड आएगी। और अगर गैशियस मीडियम है यानी एयर है तो भी साउंड सुनाई देगी। लेकिन अगर मीडियम ही नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देगी। तो साउंड को मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल। अगर हम किसी वेसल से, किसी बर्तन से पूरी तरीके से एयर को ख़त्म कर दें, यहाँ पे ऊपर एक एक्टिविटी भी दी है बट मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी वेसल से एयर को कम्प्लीटली हटा दें तो एयर नहीं है, यानी कि वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप सोच सकते हैं कि ये सीटेट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हिंदी वाले बच्चों को एक बार दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ पर है। अगर हिंदी वाले बच्चे देखें तो देखिए लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स, ये सिंपल वर्ड है। देखिए लैरिंग्स कंठ, और जो वोकल वॉइस बॉक्स होता है वाक यंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, आप ये चीज़ देखिए यहाँ पर पूरा है, शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। वोकल कॉर्ड्स अटैच होते हैं इनमें दो, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है। 20 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर आपको भी वैसे ही याद करना है। नेक्स्ट जो मैं चीज़ समझा रही थी मीडियम वाली, यहाँ पे वैक्यूम के लिए वर्ड यूज़ होता है निर्वात। वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात, यानी कि जो ध्वनि है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, है ना, सुनाई देने के लिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकती है। ये एक्टिविटीज़ हैं, अभी आपके लिए समझने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्टिविटीज़ आपके काम तब आएंगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा है कि आपको साउंड टॉपिक पढ़ाना है या कुछ है, तो आप बता सकते हैं कि हम ये एक्टिविटी कराएंगे, तो ये आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर में अभी ये सीटेट के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, जब ऐसा कोई मौका आएगा जहाँ पे एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट होंगी तब इनको हम समझा देंगे। नेक्स्ट देखिए, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में कहाँ पे साउंड कैसे सुनाई देती है, तो हम कानों से सुनते हैं। कौन सा सेंस ऑर्गन है जहाँ से हमें साउंड सुनाई देती है, ईयर में। लेकिन ईयर में भी ऐसी क्या चीज़ है कि साउंड सुनाई दे रही है, कहीं ना कहीं कोई वाइब्रेटिंग पार्ट होना चाहिए, क्योंकि साउंड तो तभी सुनाई देती है जब वाइब्रेशन हो। तो क्या वो पार्ट है, उसे बोलते हैं
ईयर ड्रम यानी कर्ण पट्टह, ठीक है, ईयर ड्रम बोला जाता है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, ईयर ड्रम कैसा होता है, क्या है, उसको एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए ईयर ड्रम एक तरीके का स्ट्रेच्ड खिंचा हुआ रबर शीट की तरह है। मान लीजिए कि आपने ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर अगर मैं बलून को कवर कर दूं ऊपर वाले हिस्से में, तो वो एक रबर शीट की तरह बन जाएगा। तो हमारा ईयर ड्रम भी उसी तरह की एक रबर शीट की तरह है। जब साउंड वाइब्रेशंस आके उस पर टकराती हैं तो ईयर ड्रम क्या करने लगता है, वाइब्रेट। और वाइब्रेट करने के बाद जो हमारा इनर ईयर है वहाँ तक वो वाइब्रेशंस पहुँचेंगी और वहाँ से सिग्नल्स कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन उन्हें सेंस करेगा और तब वो आगे की प्रोसेस होगी। तो समझ में आया, ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, द ईयर ड्रम सेंड द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। फिर इनर ईयर एक होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन जाती हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगी, ब्रेन के अंदर। तो बस ये चीज़ है। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको समझा ही दिया है कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी यानी दोलन किन्हें बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मैंने बोला अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, अगर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो उसका क्या मतलब है, एक ऑसिलेशन हुई है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट 20 बार ऑसिलेट करता है 1 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सिंपल है आंसर, 20 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो इंपॉर्टेंट टर्म है साउंड के लिए। देखिए अगर आपको ये समझना है एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो तो पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी केवल हम ये बता देते हैं जो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो साउंड की लाउडनेस बताता है, कोई कितनी तेज बोल रहा है, लाउड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है, पिच। ये वर्ड हम देखेंगे कि पिच या श्रिलनेस क्या है। हिंदी वाले बच्चे चिंता ना करें, अभी उनको वो टर्मिनोलॉजी भी हिंदी में बता दी जाएगी। अभी जो मैंने आपको एक पेंडुलम का मोशन बताया था, है ना, जो मैंने अभी डायग्राम में समझाया था पेंडुलम का मोशन, उसे मैंने जो समझाया है वो ही क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जब भी आए तो आपको क्या मतलब एकदम आंसर में क्या देना है, आगे पीछे, जब बॉडी आगे जा रही है पीछे आ रही है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। देखिए हिंदी में एक बार यहाँ पे देख लेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दोलन गति, ठीक है। वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना, आगे पीछे की ओर, ठीक है, इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ये हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख ली थी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। और ऑसिलेशन यानी कि क्या होते हैं, दोलन। तो कितने दोलन हुए एक सेकंड में वो क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखिए लाउडनेस जो मैं समझा रही थी ना कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, उस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए। ये पक्का सीटेट में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। एक बार इस चीज़ को देखो, मैं समझा देती हूँ। देखिए अगर बात करें लाउडनेस की तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी आयाम के स्क्वायर के। अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड है 2x तो लाउडनेस जो होगी ना, लाउडनेस कितनी हो जाएगी, लाउडनेस 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। समझ में आया बात क्या बताई मैंने। अगर एम्पलीट्यूड दुगना हो गया है तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, दुगने का भी दुगना, क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के दुगनी रेट से बढ़ती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आई। और लाउडनेस की जो यूनिट होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज, तो ऐसी लाउडनेस को किस में मापा जाता है, डेसिबल। एक बार इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए लाउडनेस प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो मैंने अभी समझाया। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया है तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। और लाउडनेस को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, डेसिबल, जिसको हम डिनोट करते हैं डीबी, जैसे हर्ट्ज को डिनोट करते हैं HZ से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम एक गाना सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाना है, आप सभी सुनते होंगे, तो वो म्यूज़िक है, हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर गाड़ियों का शोर है तो वो हमारे कानों के लिए क्या अच्छा है, नहीं, वो क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा, परेशान कर देगा हमारे कानों को, हमें परेशान कर देगा। तो
अबव 80 डेसिबल, अगर हमारा जो लाउडनेस है अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो वो म्यूज़िक नहीं रहता, वो क्या बन जाएगा, नॉइस बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ यही है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। तो अगर सीटेट में क्वेश्चन आता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन में दिया है पहला आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, दूसरा दिया है आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड यानी आयाम। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज़ डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे यानी आवृत्ति पे क्या डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दिखाती है साउंड की श्रिलनेस या पिच को। पिच देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आपने देखा होगा कि कई लोगों की आवाज़ वो इतनी पैनी होती है कि कान से पार हो जाती है, हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जैसे एक सीटी बजाई किसी ने और एक किसी ने ड्रम बजाया, तो पिच किसकी ज़्यादा है, सीटी, जो सीटी की आवाज़ है उसमें पिच ज़्यादा है और ड्रम की आवाज़ में पिच नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि पिच मतलब क्या होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड में पिच भी ज़्यादा होगी यानी श्रिलनेस होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कैसी होगी, कम होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, देखिए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाई वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हम कहेंगे साउंड हैज़ अ लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल, ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी है यानी लो पिच है, और अगर हमने जैसे सीटी बजाई तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे विसल है तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, इसीलिए हाई पिच होगी। अगर हम बात करें एक चिड़िया की, तो चिड़िया की साउंड में पिच ज़्यादा है, जबकि जो शेर होता है वो जब गुर्राता है तो फिर शेर का क्या है, लो पिच रोर है, उसमें पिच कम है, लाउड है। वो शेर की जो आवाज़ है वो तेज़ है, लाउड है, लेकिन वो क्या कहते हैं, पिच नहीं है उसकी लाउड, ठीक है। और बर्ड की जो आवाज़ है वो धीमी है, फेबल है, लेकिन उसकी पिच बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे दे रखा है आवृत्ति या क्या डिसाइड करती है, पिच या श्रिलनेस यानी तीक्ष्णता या तारत्व को बताती है, ठीक है, कितनी तेज़ है आवाज़। और देखिए अब एक चीज़ आता है ऑडिबल या इनऑडिबल। अगर हमें जो ह्यूमन ईयर है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही हम आवाज़ को सुन सकते हैं, तो कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को इंसान सुन पाता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ना 20 हर्ट्ज से कम को हम सुन पाते हैं, ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को सुन पाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ जंतु ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, इस चीज़ को देखो एक बार समझ लो। कई बार सीटेट के उसमें है ना ऐसे दिया रहता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन पाता है इंसान, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक सुन पाता है, ऐसे करके ऑप्शन में दिया होगा। तो देखिए 20,000 किलो हर्ट्ज है, अगर यहाँ पे आपको हर्ट्ज दे दिया हो, मान लो ऑप्शन में ऐसे दे दिया हो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20, और 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको दे दिया 20,000 हर्ट्ज ऐसे करके दे दिया तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ह्यूमन जो ईयर है वो कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज, एक तो ये, और अगर इसे किलो हर्ट्ज में दे दिया हो तो क्या बोलेंगे, 20 किलो हर्ट्ज, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की भी फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता है, उसमें कहते हैं ना कि 6 सेंस होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी भाप लेता है, क्यों, क्योंकि उसको वो वाइब्रेशंस ऑडिबल रहती हैं, कुत्तों में ये क्षमता है, ठीक है। और जैसे कई बार अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स हैं वो भी अल्ट्रासाउंड क्या करता है, अल्ट्रासाउंड में कौन सी जो भी वेव्स हैं यूवी वेव्स, वो भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और नॉइस हमने देखा, शोर और अच्छा म्यूज़िक, सुस्वर ध्वनि यानी कि जो म्यूज़िक है, और शोर यानी नॉइस जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है। तो उससे क्या क्या बीमारी होती हैं कि हाइपरटेंशन हो जाएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हैं। तो इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे श्रवण क्षति डिसेबिलिटी की बात की गई है।
कि जिन लोगों को ना मतलब सुनाई नहीं देता है, ऐसा कुछ काइंड डिसऑर्डर होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म पे ही आधारित होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट पे ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।